उस समय काशीराम को ये नहीं पता था कि डॉक्टर अम्बेडकर हैं क्या, कौन चिड़िया का नाम है। तो दीना बाना ने सारी चीज़ें उनको बताया और एनिहिलेशन नामक आपका एक बुक है बाबा साहब अम्बेडकर की, उसको सुपुर्द किया। उसको काशीराम साहब ने 21 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद उनको बौखलाहट आई और नौकरी उन्होंने छोड़ दी। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब जब आए तो उस समय जगजीवन राम मर चुके थे। इस समाज को कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। इसके बदौलत ये समाज बहुत तेज काशीराम के साथ जुड़ा और आंदोलित हुआ। 6 दिसंबर 1981 को DS4 संगठन बनाया। DS4 का मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। उन्होंने केवल अपने बहुजन समाज को तैयार किया और बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के अनुसार हक और अधिकार को जताया। इन्होंने जागृति पैदा किया। तो रामराज डिग्री कॉलेज पट्टी में जो है ऊपर से छत पर के डिग्री कॉलेज के लड़कों ने ईंटा पत्थर चलाया। हमारे काफ़ी लोगों के 400-500 आदमी घायल हुए और डाक बंगले में हम लोगों को घेर लिया गया था। काशीराम साहब सांसद हुए तो एक वोट के लिए अटल बिहारी सरकार को गिरा दिए, उनको अपना समर्थन नहीं दिए। क्या आज ऐसा हो रहा है? आदमी जब बीमार होता है तो गोली टैबलेट से ठीक हो जाता है, और बड़ी बीमारी होती है तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जब और बड़ी बीमारी होती तो ऑपरेशन करना पड़ता है। पहला प्रतापगढ़ है जो कि हम लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब को 3 बोरी सिक्कों से तौला। जिस अछूत को ब्राह्मण से छत्ती जो है 30 फीट दूरी से बात करे, ब्राह्मण से वैश्य जो है 60 फीट दूरी से बात करे, ब्राह्मण से सछूत जो है 90 फीट दूरी से बात करे, ब्राह्मण से अछूत 120 फीट दूरी से बात करे, आज वो अछूत प्रधानमंत्री के लिए तैयार है। और न तो किसी वाम से भी कर्मचारियों से भेंट करने दे रही थी मायावती, न तो उनके भाई से भेंट करने दे रही थी, न तो उनके बहन विनीत कौर से भेंट होने कर रही थी। यानी उनको एक तरफ से गुलाम बना रखी। अगर ब्राह्मण नहीं मानता तो हम इसको उल्टा कर देंगे। 18 साल का लड़का चमार का साइकिल में झंडी बांध करके आ रहा था, सवर्णों ने उसको मार डाला। एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बहुजन समाज को राजनीति करना सिखाया, ऐसे व्यक्ति जिनके बदौलत बहन कुमारी मायावती एक बार नहीं 4 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनी, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने शोषित समाज को जगाने का काम किया, नाम है मान्यवर कांशीराम साहब। और आज जिन शख्स का हम पॉडकास्ट करने वाले हैं उनका नाम है रामनाथ काका। रामनाथ काका मान्यवर कांशीराम साहब के साथ आंदोलन के एक बड़े सहयोगी रहे हैं। बहुत सारी जानकारियाँ उनके माध्यम से आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबूजी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में। आपको चैनल को धन्यवाद। आप मान्यवर कांशीराम साहब के एक बहुत बड़े सहयोगी रहे, ऐसे हमें जानकारी मिली, तो इसकी वजह से हमने ये सोचा कि आज आपके साथ पॉडकास्ट करते हैं। और उसमें भी हमने एक ट्विस्ट ये जाना कि हमें ये पता चला कि जिस समय आंदोलन मान्यवर कांशीराम साहब चला रहे थे, आपने अपने जेवर बेचे, गहने बेचकर उनका सहयोग किए थे, ऐसी जानकारी हमको मिली। तो हमने सोचा आपके साथ एक पॉडकास्ट अरेंज करना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि मान्यवर कांशीराम साहब से मिलने से पहले की कहानी, आपकी शिक्षा के बारे में, आपने कहाँ से शिक्षा प्राप्त किया, किस तरीके का जीवन था, क्योंकि उस समय पाखंडवाद काफ़ी जोरों पे था, तो क्या आप भी उससे ग्रसित थे, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए भाई, हमारा नाम रामनाथ, ग्राम खजूरनी, पोस्ट रामपुर गौड़ी, जी, जिला प्रतापगढ़, तहसील सदर, थाना कोतवाली, प्रतापगढ़ जनपद। हमारा जन्म 4 नवंबर 1948 को इसी गांव, पैतृक गांव में हुआ था। जी। इसके बाद में हम प्राइमरी स्कूल सनारी में पढ़े 5वीं तक। इसके बाद में हम GIC स्कूल प्रतापगढ़ में पढ़ाई चालू की। वहाँ पर जो है 9th क्लास पढ़ने के बाद जो है पढ़ाई छोड़ दी। इसके बाद में हमने, घर की पोजीशन अच्छी नहीं थी इसलिए आगे हम पढ़ नहीं सके। और हमको ये सुनने में आया था कि हमारे जो बाप के बाप थे बाबा रामचरण, वो बाबा साहेब के आंदोलन में उनका सहभाग किए थे। इसलिए चेतना का जागृति हमको वहीं से थी, लेकिन हम लोग मजबूर थे,
ना तो उस समय भी हमारे साथ कोई पाखंड था, न आज भी है। तो हमने वहाँ से करने के बाद 1965 से लेकर 67 तक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रतापगढ़ में फिटर ट्रेड से ITI किया। इसके बाद में हम टाटा टेल्को जमशेदपुर में नौकरी की, अप्रेंटिस किया जी। वहाँ से हम जुलाई 70 में जो है नैनी में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स नैनी में हमने नौकरी ज्वाइन किया। वहाँ से अप्रेंटिस हमारी पूरी नहीं हुई थी तो हमने कानपुर गोविंद नगर में CTI का कोर्स किया। वहाँ से करने के बाद हम नैनी में पुनः आए, काम कर रहे थे। तो उस समय मानवर काशीराम साहब जो थे, ITI के सामने एक गांव मघरिया है जी। वहाँ पर उन्होंने बैठक किया था। उनकी उसमें हम भी शामिल हुए क्योंकि ये पहली मुलाकात थी आपकी? हाँ, पहली मुलाकात थी। फिर वहाँ पर हम शामिल हुए। शामिल होने के बाद में ये देखे कि भाई ठीक है, क्योंकि एक समय ऐसा था कि जगजीवन राम भी हमारे घर पे आए थे, क्वार्टर पर आए थे। तो हमने सोचा कि बहुत ऐसे नेता हैं, तमाम हैं जो काम करने के लिए सोचते हैं तो दर्जे में जो है उनकी दुम उठा कर देखी तो मादी नज़र आ जाते हैं जी। इसके बाद में प्रयास चलता रहा। हम लोग भी, हमारे कई साथी उनसे जुड़ चुके थे और इलाहाबाद के बाम से भी संयोजक माननीय रघुनाथ थे जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ में काम कर रहे थे जी। तो उनसे हम लोगों ने मिला और फिर इसके बाद में हम ऑटो ट्रैक्टर से प्रतापगढ़ में चले आए जी। आने के बाद में मनोहर साहब से जो है यहाँ पर संयोजक NR कनौजिया थे। जब उन्होंने कनौजिया थे वो जब हम लोग आए तो उन्होंने अपनी बागडोर जो है माननीय कामता प्रसाद सरोज के साथ में सौंप दिया कि अब काम नहीं करेंगे बाम साहब का, आप लोग करिए। तो हम थे और कामता प्रसाद सरोज थे और एक लखनऊ के चंद्रभाल चौरसिया थे और एक विदेशी राम इस समय थे, हिंदुस्तान HL कंपनी से आए थे। चारों आदमी मिल करके इस बाम साहब को हर एक ऑफिस में जा करके हमारे कितने कार्यकर्ता हैं SC में, ST में, OBC में, माइनॉरिटी में, तो प्रतापगढ़ में लगभग 32 या 33 ऑफिस थे, सब में कांटेक्ट किया। अच्छा, ये सारे ऑफिस प्रतापगढ़ के अंदर के हाँ, थे? प्रतापगढ़ में। अच्छा। सब में कांटेक्ट किया और अपने आदमी को जोड़ा, बताया और महीने में एक दिन हम लोग इकट्ठे होते थे 200-250 आदमी। ऐसे बाद में काशीराम जी के कारवां को तन मन धन से लग करके पैसे से, शरीर से उनके कारवां को आगे बढ़ाया। फिर इसके बाद में 6 दिसंबर 1978 को मान्यवर साहब DK खाबर्डे, दीना बाना मिल करके, दीना बाना जो था वो 14 अप्रैल की छुट्टी के लिए जो था वो घोषित कराना चाहता था, लेकिन उसमें ब्राह्मणवादी सरकार ने 14 अप्रैल को छुट्टी नहीं दिया। इसके बाद में लोग छुट्टी चले गए तो उसमें एक अधिकारी जो था उसने कहा कि छुट्टी चाहते हो कि ड्यूटी चाहते हो। सब लोगों ने कहा कि हम ड्यूटी चाहते हैं। दीना बाना अकेला पड़ गया। अकेला होने के नाते से मान्यवर काशीराम साहब उसका मुकदमा लड़े, उसको जिताए, उसको पुनः नौकरी में शामिल किए। उस समय काशीराम को ये नहीं पता था कि डॉक्टर अम्बेडकर हैं क्या, कौन चिड़िया का नाम है। तो दीना बाना ने सारी चीज़ें उनको बताया और एनिहिलेशन नामक आपका एक बुक है बाबा साहब अम्बेडकर की, उसको सुपुर्द किया। उसको काशीराम साहब ने 21 बार पढ़ा। पढ़ने के बाद उनको बौखला हटाई और नौकरी उन्होंने छोड़ दिया। तो बाबा साहब बनाई हुई जो RPI थी उस समय रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो था, हाँ, उसको जो है उन्होंने मानवर काशीराम सोचा कि इसको हम जिंदा करें, लेकिन उस समय RPI के 12 धड़ हो चुके थे। गवई ग्रुप, मौर्य ग्रुप तमाम में बन चुके थे। इसके बाद में मानवर काशीराम साहब ने 6 दिसंबर 1978 को बाम सेब का गठन किया। बाम सेब का गठन किया और सारे बाम सेब के कर्मचारियों को एक किया। उसमें से 2% बाम सेब वाले कर्मचारी जो है इकट्ठा हुए। इसके बाद में उनका हम कैडर जो है चंडीगढ़ में किए, साथ में गए। फिर इसके बाद में मोकामा में किए। 2-2 लाख कर्मचारी जब इकट्ठा हुए तो अब यह हुआ कि अब कुछ होगा। तो BP सिंह जो है उन्होंने कांग्रेस में
थे और उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा जनरेटर तैयार हो रहा है, किसी समय इसकी लाइट जो है बहुत दूर तक जाएगी। तो ये बताइए कि जिस समय आप आंदोलन आप लोग कर रहे थे, लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे थे, तो गांव में क्या मतलब दिक्कतें, आपको क्या क्या दिक्कतें आई? क्योंकि लोग गांव में हमारे सब गांव के लोग जो थे, गांव के लोग और बाहर गांव के लोग सब कांग्रेस के भक्त थे। क्योंकि उस समय जगजीवन राम के नाते से हमारा समाज, शूद्र समाज जो था, कांग्रेस का भक्त था, कांग्रेस को वोट देता था। लेकिन मान्यवर काशीराम साहब जब आए तो उस समय जगजीवन राम मर चुके थे, इस समाज को कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था। इसके बदौलत यह समाज बहुत तेज काशीराम के साथ जुड़ा और आंदोलित हुआ। तो वाम सेव और DS4 जो मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाया था, तो ये दो संगठन क्यों बनाए थे, इसका क्या मतलब? वाम सेव जो है सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, SC ST OBC माइनॉरिटी, B से वाम सेव, B से बैकवर्ड, A से एसोसिएशन, M से माइनॉरिटीज, C से कमिटीज, E से एम्प्लाई, F से फेडरेशन। दयाल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी का एक संगठन जो कि एक कर्मचारी का संगठन जो होने के नाते से ये समाज का काम देखेगा, न कि अपना हमारा ही पेंशन कैसे बनी, हमारी छुट्टी कैसे काट लिया गया, हमारा तनख्वाह, इसके लिए नहीं था। ये केवल समाज के लिए संगठन था। अच्छा, जो लोग इस संगठन से जुड़ना चाहते थे, मैंने पढ़ा है कि उनसे कुछ पैसे भी लिए जाते थे जुड़ने के लिए। बाबा साहेब कहा था कि 20% पे द बैक ऑफ सोसाइटी, पे बैक टू सोसाइटी। क्योंकि जब बाबा साहेब का आंदोलन चल रहा था तो उस समय सरकारी कर्मचारी केवल 749 थे। तो बाबा साहेब ने कहा कि आप अपनी कमाई का 20% देते रहिए जब तक इस समाज जो है बराबर न आ जाए। तो तब उसे वाम सेव का गठन किया। तो हम लोग जो है 20% भाई हम बाबा साहेब की बदौलत नमक खा रहे हैं, बाबा साहेब के दिए हुए अधिकार को हम पा रहे हैं, तो हमारा फर्ज होता है कि तो उस समय 10 रुपये 15 रुपये चंदा यही लगता था। अब बड़े आराम से कर्मचारी दे देते थे। तो क्योंकि हम कर्मचारी हैं, हमारे ऊपर CCA कंडक्ट रूल लागू है, इसलिए हम आंदोलन कर नहीं सकते। तो हमने 6 दिसंबर 1981 को DS4 संगठन बनाया। DS4 का मतलब दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। वो हम सरकारी नौकरी में हैं, लेकिन हमारी औरत सरकारी नौकरी में नहीं है, वो आंदोलन कर सकती है, सड़क पर सरकार के खिलाफ बोल सकती है। हमारा लड़का जो है सरकार के खिलाफ बोल सकता है, आंदोलन कर सकता है, इसलिए DS4 का गठन किया गया। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या आप लोग आंदोलन कर पा रहे थे? दिक्कतें आती होंगी उस समय। तो कांग्रेस की सरकार थी तो हम संविधान के आर्टिकल 19 के अधीन हम इकट्ठा हो रहे थे, न सरकार को बुराई कर रहे थे, न सरकार की कुछ कह सकते। तो बाबा साहेब के दिए हुए, बाबा साहेब के कारवां को आगे बढ़ा रहे थे, बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के अनुसार अपना मांग रहे थे। हमारे कोई तोड़ फोड़ की राजनीति तो थी नहीं, सरकार के विरोध में थे नहीं जी। इसलिए हमसे कांग्रेस की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, हमसे क्या पड़ेगी। अच्छा, हमने सुना है कि जब मान्यवर कांशीराम साहब जिस समय स्पीच करते थे, जहाँ पे जाते थे भाषण देने, वहाँ पे ऐसा कहा जाता था कि जो भी ब्राह्मण ठाकुर हों, मतलब जो भी सवर्ण समाज के लोग हों, वो वहाँ से चले जाएं, पहले से ही हटा दिया जाता था। उसके बारे में वो क्या कहानी थी, उसके बारे में कुछ? ना तो ब्राह्मण ठाकुर को गाली देते थे जी, न तो उनको अपमानित करते थे। मैंने इसे सुना है। ना सुने जो है, लोग कहते हैं हम लोग तो साथ में थे भाई, जैसे आज आप हम और आप बैठे हुए इस तरह से बैठ कर रणनीति बनाते थे। तो न किसी को गाली दिए न कुछ दिए, जैसे आज मोहम्मद मिर्ज़ा कहते हैं कि हाँ ब्राह्मण ने ऐसा किया, उससे वैसे बात नहीं थी। अच्छा, उन्होंने केवल अपने बहुजन समाज को तैयार किया और बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के अनुसार हक और अधिकार को जताया। उन्होंने जागृति पैदा किया। तो उस समय स्पीच को लेकर के उनके ऊपर भी मैंने सुना कि पथराव हुए हैं कई जगहों पर। हाँ, पथराव हुए थे। तो आप तो साथ में रहे होंगे उस समय। क्या थी कहानी? देखिए भाई, नौकरी भी करना था, बच्चे भी पालना था। तो जैसे इलाहाबाद में प्रोग्राम हुआ, कर्मा बाजार में प्रोग्राम हुआ, फैजाबाद में प्रोग्राम हुआ, गोरखपुर में प्रोग्राम हुआ, अमेठी में हुआ। तो अमेठी में जो है कुछ वाम सेव के कर्ता नहीं थे, जो राजनीतिक वाले थे, उन्होंने कुछ ऐसा शब्द बोल दिया था जिसके ऊपर पथराव हुआ, चोटें आई, लेकिन हम लोग उससे डरे नहीं, प्रोग्राम हुआ।
अच्छा, जब आंदोलन हो रहा तो मानवर कांशीराम साहब क्या कहते थे, क्योंकि लोगों के ऊपर पथराव होता था तो भाई समस्या तो बढ़ती होगी। पथराव होता था तो 2 फरवरी 1987 को जो यहाँ पर क्या कहते हैं कि बारडीह में प्रोग्राम था जी। वहाँ पर पट्टी का उपचुनाव इलेक्शन था, तो उसमें जो है 2 फरवरी को बहुत बड़े विशाल रैली थी। उसमें कम से कम 3 लाख आदमी इकट्ठे हुए थे। तो लोग हमारे ट्रैक्टर से जा रहे थे, मोटरसाइकिल से जा रहे थे। तो रामराज डिग्री कॉलेज पट्टी में जो है ऊपर से छत पर के डिग्री कॉलेज के लड़कों ने ईंटा पत्थर चलाया। हमारे काफ़ी लोगों के 400-500 आदमी घायल हुए और डाक बंगले में हम लोगों को घेर लिया गया था। तो मान्यवर काशीराम का एक ईंटा पत्थर, वही ईंटा पत्थर चला और प्रोग्राम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ। प्रोग्राम हुआ, बारडी प्रोग्राम में हुआ, वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं हुआ, केवल वो रैली जाते समय ही हुआ था। जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर पर आरोप लगे थे कि उन्होंने वो समाज की दलाली कर रहे हैं, उसी तरीके से मानवर कांशीराम साहब पर भी लगे कि वो कांग्रेस के साथ मिल करके काम कर रहे हैं। इसमें क्या सच्चाई है, वो क्या कहानी, उसके बारे में कुछ? बाबा साहब को दलाल कहने वाले सबसे बड़े थे दादा साहेब गायकवाड़ जी। दादा साहेब गायकवाड़ जो थे आरपीआई के थे। बाबा साहेब मरने के बाद आरपीआई डेवलप हुई, उसमें एक सीट का समझौता दादा साहेब गायकवाड़ ने किया। सांसदी की सीट 421 होती थी और 420 सांसद सीटों पर ये सब आते थे, कांग्रेस वाले थे, केवल आरपीआई का एक सांसद होता था। हाँ, तो दलाली तो करता था। और बाबा साहेब जब धर्म परिवर्तन के लिए 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन नागपुर में कर रहे थे, तो दादा साहेब गायकवाड़ जो था बहुत विरोध किया। उस समय भी विरोध किया, वही जो है विरोध किया, दलाल नहीं किया, विरोध किया। तो काशीराम को लोग कह रहे थे कि ये तो ब्राह्मण है, CIA का एजेंट है। तो हम लोग भाई चूँकि कारखाने में थे, बहुत आदमी काम कर रहे थे, तो लोगों को भी यही शक हुआ कि जो है इसको देखा जाए यार। तो बल्कि काशीराम के घर गए, वहाँ रॉबर डिस्ट्रिक्ट खवास पंजाब के अंदर वहाँ गए तो पता चला कि उनकी बाप की लाश पड़ी हुई। काशीराम ने कहा कि भाई इनका, उनके भाई दरबारा सिंह थे, आप लाश का कफन दफन करिए, हम जो है हमारे ऐसे करोड़ों बाप है जिनके कफन का ही इंतजाम, उनके कफन का इंतजाम कर रहा हूँ। तो ये रमदसिया सिख थे, रमदसिया चमार थे, रमदसिया, रमघड़िया, मजाबी। अच्छा, ये 3 होते हैं? 3 थे। तो ये थे रमदसिया सिख थे, रमदसिया चमार थे। तो उस समय मानवर कांशीराम साहब जो आंदोलन चला रहे थे, आज भी लोग आंदोलन चला रहे हैं, आप देख रहे हैं। उसमें तब के आंदोलन में और अभी का जो आंदोलन चल रहा है उसमें आपको क्या फर्क लग रहा है, क्योंकि आप उस समय भी थे, अभी भी? मानवर काशीराम का आंदोलन जो था वो था कि अपने समाज को जागृत करें और जो 1885 में कांग्रेस बनी है उसको ख़त्म करें। उनका एक मकसद यही था कि हम उस कांग्रेस को जो है कमज़ोर कर दें, बिना हमारे लिए वो सरकार न बनाए। इसलिए जब काशीराम साहब सांसद हुए तो एक वोट के लिए अटल बिहारी सरकार को गिरा दिए, उनको अपना समर्थन नहीं दिए। क्या आज ऐसा हो रहा है? जो उस समय काशीराम साहब जो राजनीति थी, उनकी ये राजनीति थी अब कांग्रेस को ख़त्म करें, कांग्रेस को लंगड़ी कर दें, कांग्रेस को कमजोर कर दें, बिना हमारे सरकार चले ही नहीं। आज तो हमारे ही आदमी जो है 10% आरक्षण जो है सवर्णों का, रामविलास पासवान, उदित राज, मायावती, रामदास अठावले, यही लोग तो मिलकर 10% आरक्षण ब्राह्मणों को दे दिए। ये तो ब्राह्मणों के चरण चाट रहे हैं। अभी आप मायावती की चर्चा कर रहे हैं, तो मायावती की एंट्री कैसे होती उस समय? आप मायावती उस समय जो थी, ये प्रोग्राम जो था अमीनाबाद के गंगा मेमोरियल में था। अच्छा, उस समय आप थे वहाँ पे? हम थे वहाँ पर। अच्छा। प्रतापगढ़ से गए थे, काफ़ी लोग गए थे और ये हाल वो खचाखच भरा था। और मायावती जो है उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, तो लोग उसको डांट रहे थे, कह रहे थे, लेकिन वो भाई काशीराम साहब ने उनको ज़बरदस्ती जिद्दी करके 6 महीने की सरकार बना ली। इसके बाद जब वो राज्य सरकार का चखना चाक लिया तो अपना 4 बार वैसे मुख्यमंत्री बनी। तो सभी गांव से का आंदोलन इतना मजबूत था कि उसके बदौलत वो 4 बार बनी। हाँ, 4 बार बन गई। अच्छा। लेकिन अब तो बनने वाली नहीं है। तो 10 साल से बीजेपी की वो चरण चाट रही है, अब कहाँ बनेगी? कोई बोल रही है
वो तो खड़ी हो जाती है, अपना चमार काट लेते हैं, बीजेपी निकल जाती है। तो क्या लग रहा है इस समय बहुजन राजनीति में कौन आगे है, मतलब कौन जो इस समय बहुजन राजनीति में जो है जो सही चला रहा हो आंदोलन को? जो अभी तो मनोहर मेश्राम साहब जो है उन्होंने वाम सेब के जरिए से पूरे 32 राज्य में 33 राज्य में अपना आंदोलन किए हैं, कर्मचारी इकट्ठा किए हैं। अगर उसी समय उसी तरह से चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे बहन मायावती हो, चाहे अखिलेश हो, जब तक इनका नेटवर्क 33 राज्य 32 राज्य में नहीं होगा, क्योंकि आदमी जब बीमार होता है तो गोली टैबलेट से ठीक हो जाता है, और बड़ी बीमारी होती है तो इंजेक्शन लगाना पड़ता है, जब और बड़ी बीमारी होती है तो ऑपरेशन करना पड़ता है। अब ये समाज को जब बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा तभी चाहे चंद्रशेखर करें, चाहे मायावती करें, चाहे अखिलेश करें, चाहे जो करें। चंद्रशेखर रावण की हम लोग बात कर रहे हैं तो चंद्रशेखर रावण पर एक आरोप है कि वो बहन जी की कुर्सी खाना चाहते हैं। इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? चंद्रशेखर रावण के बारे में आप क्या कहेंगे? बहन जी की कुर्सी काहे खाना वो चाहता है? बहन जी उससे बढ़ चढ़ कर काम करें, उससे बढ़ कर काम करें। जहाँ देखिए वहाँ पहुँच रहा है, जा रहा है। उसके साथ अभी परसों जो है 10 तारीख को जो है पूरे भारत में उस प्रदर्शन किया। बहन जी क्या कर रही थी? इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है इस बहुजन समाज पर, बहन जी तो एक शब्द बोल भी नहीं रही हैं, वहाँ जा भी नहीं रही हैं। तो चाहे आकाश हो, चाहे उनके और भतीजे हों, उनको करना चाहिए कि हाँ जाना चाहिए, सहानुभूति देना चाहिए, लेकिन वो कहीं जा नहीं रही, आ रही हैं, बल्कि वहाँ चेहरा दिखाई देता है कि यहाँ क्या कहते हैं कि ये रावण है, वहाँ हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन रावण से बहन जी से कोई मतलब नहीं। रावण कभी नहीं कहता कि हाँ बहन जी ऐसा कर रही है, बहन जी ऐसा, को तो कभी बुराई नहीं करता। उससे बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए। जैसे माघ मेले में कह रहे हैं कि जो कि 65 करोड़ हमने स्नान करा दिया, तो उनकी एक राजनीति है कि 65 करोड़ जो है हम हिंदू बना दिए, हम हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। उसी तरह से अब जो है बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा कि हम 70 करोड़ लोगों को रोड पर खड़ा कर दें तो वही मार ले जाएगा भाई। अच्छा, कांसीराम जी के बारे में हमने एक जगह पढ़ा है कि वहाँ पे जिस समय आंदोलन कर रहे थे वो, उस समय एक दुकान पर वो कोट लेने जाते हैं, और जब कोट लेने गए तो उनको दुकानदार ने गुस्से में कहा, क्योंकि उनको कोट महंगा लगा तो उन्होंने मना कर दिया, तो उनको दुकानदार ने कहा कि तुमको ये कोट मुर्दा घाट में मिलेगा सस्ते में। वो क्या कहानी थी, उसके बारे में कुछ जानते हो वो बताइए। नहीं, ये तो भाई हम लोगों को इतनी गहराई नहीं पता है। हमीरपुर में थे तो वहाँ के जो है सवर्ण लोग कहेगा आपके जूता नहीं है, चप्पल ही पहने हुए हैं, तो ड्राइवर जो था उसे कहा भाई डिग्गी खोल कर जूता दिखा दो। डिग्गी जब खोले, नहीं सर देख लिए। ये बात हमको सुनने में आई है, उनका ड्राइवर बता रहा था, लेकिन ये बात जो है कोट लेने वाली बात नहीं। अच्छा, कोट लेने वाली बात हम लोगों ने किताबों में पढ़ा है। कोट ऐसा नहीं है। अच्छा, नहीं तो वो वाली उस टाइम आप नहीं रहे होंगे तो? हाँ भाई देखिए, क्योंकि बहुत लंबे अरसे तक संघर्ष किए हैं, तो जाहिर सी बात है हम जैसे बता रहे हैं ना कि हम प्रतापगढ़ में पहला प्रतापगढ़ है जो कि हम लोगों ने मान्यवर काशीराम साहब को 3 बोरी सिक्कों से तौला। अच्छा, 3 बोरी सिक्कों से? 3 बोरी सिक्कों से तौला। पहला प्रतापगढ़ है पूरे भारत में ना। इसके बाद में सब लोग जो है थैली भेंट करने लगे, लेकिन पहला प्रतापगढ़ की धरती है जो कि इनको सिक्कों से तौला, यही रामलीला मैदान में। अच्छा, तो जैसे भाई हम छुट्टी भी हमको तो चाहिए, सरकारी नौकरी है, 14 CL मिलता है, तो उनके साथ जैसे पड़ोस में जिला इलाहाबाद हुआ, सैंसो हुआ, कर्मा बाजार हुआ, फूलपुर हुआ, इस समय क्या कहते हैं कि सुल्तानपुर हुआ, फैजाबाद हम 2 बार साइकिल से गए, गुलाबबाड़ी में चैतूराम थे, अभी भी चैतूराम जिंदा हैं, उनकी नौटंकी थी, 32 आदमी थे। तो यहाँ से हम लोग साइकिल मार्च से जाते थे, और शाम को रामदास के पुरवा, सुल्तानपुर के रामदास के पुरवा, वहाँ पर विश्राम करते थे, और वहाँ की सारी गांव की औरतें जो थी रोटी खाना बना करके हम लोग देते थे, और रात भर गाना बजाना होता था। तो वो साइकिल आंदोलन क्या था? मैंने पढ़ा कि मान्यवर कांसीराम साहब साइकिल आज क्या है, आज हमारा जो है
बाम साहेब जो है या चंद्रशेखर रावण जो है, जब तक लोग साइकिल में झंडी बांध करके गांव-गांव नहीं जाएंगे तब तक जागृति नहीं होगा। तो हम लोग तो वो काम किए जो साइकिल में झंडी बांध करके यहाँ से डीएम की कार्यालय से कम से कम 43 आदमी 2-2 मीटर का झंडा DS फोड़ता था। DS 4 का झंडा बांध करके गुलाबबाड़ी गई। तो ये हुआ कि नौकरी चली जाएगी, कि भाई चली जाएगी, वोट का अधिकार मिला है तो राजनीति भी तो हमको करना है। ऐसा कुछ नहीं है, डरवाने की बात है, लोग जो है बदनाम करने की बात है। बहुत शांतिप्रिय आंदोलन था, अब बहुत तेजी से जागृति आई। उस जागृति को आज हमारे ही SC नेता, OBC नेता, माइनॉरिटी के नेता जो है, चाहे काशीराम को आंदोलन को दबा दिए और चंद्रशेखर रावण के भी आंदोलन को दबाने के लिए कोशिशें हो रही है। क्योंकि वो अगर कर रहा है तो उसके साथ में सबको जुड़ जाना चाहिए। जब तक सब तक जुटे नहीं, क्या चमार से रावण जीत जाएगा? नहीं, एक लोग के तो नहीं मुश्किल है। एक जब तक सारे बहुजन अपने बहुजन नहीं मानेंगे तब तक मुश्किल है। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा। उस ऑपरेशन के लिए मिश्राम साहब को, मायावती को, रावण को, अखिलेश को, सबको एकजुट होना पड़ेगा। तो अब जिस कांग्रेस को कमज़ोर कर रहे थे, उसी कांग्रेस को हमारे जो है क्या कहते हैं कि दक्षिण भारत की क्या नाम है उनका, खड़गे। अच्छा, खड़गे जी, वो जो है पानी डाल रहे हैं। उन्हीं को जो है अखिलेश पानी डाल रहा है कांग्रेस को पनपाने के लिए। अरे भाई, कांग्रेस तो अन्याय अत्याचार की जड़ थी। सारा अन्याय तो कांग्रेस के ज़माने में हुआ। और उसी का जितने भी कांग्रेसी थे भागकर बीजेपी में चले गए। अब बीजेपी सशक्त हो गई। बीजेपी सशक्त हुई तो हमारे ही लोग सशक्त। तो अब या तो कांग्रेस को कमज़ोर तो काशीराम ने किया, आपने फिर कांग्रेस को बढ़ा दिया ना। अब अच्छा, जो आंदोलन था वो अभी कमज़ोर हो रहा है आप कह रहे हैं, तो उसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो आपको क्या? मुख्य कारण हमारे समाज के लोग हैं। ये हमारे लोग ही जिम्मेदार, हमारे लोग ही जिम्मेदार। देखिए, ये बहुत खास बात है क्योंकि लोग जिम्मेदार हमारे ही हैं। हम लोग अक्सर आरोप लगाते हैं कि वो तो जो कुछ उसको सवर्णों ने हमें दबा दिया है, ऐसी बात। हमारे लोग खुद ही दब रहे हैं अपनी कुर्सी के चक्कर में। क्या ज़रूरत है नीतीश और नायडू को? क्या ज़रूरत चिराग पासवान? जब जान रहे हैं कि बीजेपी जो है मनुस्मृति के आधार पर चलती है, तो काहे कि हम नीतीश नायडू जो है बीजेपी की पालकी हो रहे हैं। अच्छा, मानवर काशीराम साहब इस पर क्या सोचते थे उस समय? मानवर काशीराम वो अपने समाज को तैयार कर रहे थे, तैयार कर दिए। उनको भरोसा था हम 85% को तैयार करेंगे। लेकिन हमारे समाज को जो आज नेता है वो 85 पर भरोसा है नहीं, 15 पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं। 15 पर ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं कि 15 वाले रहेंगे तो सवर्ण को टिकट देंगे, सवर्ण जो है हमारे लोगों को हड़का चमका करके वोट दिला देगा, सवर्ण जो है जय भीम कर लेगा, तो हमारे SC BC माइनॉरिटी बड़े खुश हो जाते हैं। अयंत दर्जे वो कहाँ ले जाता है, कैसे ले जाता है? तो चंद्रशेखर रावण के साथ या अपने लोगों के साथ, मायावती के साथ हम दूसरे पर डिपेंड ना हो। हम अपना पैसा खर्च करें, अपना समय हासिल करें, समय दे करके इस काम को करें, तब तो भाई आज़ादी मिल सकती है। लेकिन लोगों की तो अब तो ये सोच बन गई है कि लोग कर रहे हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हमको क्या करने की जरूरत है? क्या करने की जरूरत है? क्या जरूरत है? तो क्या जिस समय आप लोग आंदोलन, ऐसे भी तो लोग रहे होंगे उस टाइम पे? अरे भाई, एक राजा था, एक उसका मुर्गा था, तो कुछ बात करता था मुर्गे का पंख उखाड़ देता था, फिर बात करता था तो फिर पंख उखाड़ देता था, फिर बात करता था तो फिर पंख उखाड़ देता था। ऐसे करते करते पंख जो है पूरे ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने के बाद जूते की नोक पर बाजरा रख कर के आओ लो, तो बेचारा पंखहीन मुर्गा जो है बाजरे के चक्कर में फिर उसको चोंच मार कर खा रहा था। ठीक उसी तरह से हमारा पर जो है, जब जगजीवन राम साहब ने सिंडिकेट, इंदिरा गांधी ने इंडिकेट बनाया। सिंडिकेट जगजीवन राम के साथ में ज़्यादा सांसद थे, अगर इंदिरा गांधी के साथ में कम सांसद थे। पत्रकार ने पूछा कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा? जगजीवन राम ने कहा कि जिनके पास ज़्यादा सांसद होंगे वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस बात को लेकर इंदिरा गांधी शंकराचार्य के पास गई। शंकराचार्य ने कहा, ओ
जिस अछूत को ब्राह्मण से क्षत्रिय जो है 30 फीट दूरी से बात करे, ब्राह्मण से वैश्य जो है 60 फीट दूरी से बात करे, ब्राह्मण से सछूत जो है 90 फीट दूरी से बात करे, ब्राह्मण से अछूत 120 फीट दूरी से बात करे, आज वो अछूत प्रधानमंत्री के लिए तैयार है, कह रहा है। तो उसी समय जो है सांसद को तोड़ा गया और ज़्यादा सांसद होते हुए भी जगजीवन राम को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। तो पहला पर हमारा कटा 1972 में आरक्षण ख़त्म, दूसरा ये हुआ फिर दोबारा 15% आरक्षण, फिर सर क्या कहते हैं कि 10% सवर्णों को आरक्षण दे करके तीसरा पंख कट गया, चौथा पंख जो है जीएसटी में कट गया, फिर इसके बाद टैक्स देते देते एकदम पर हमारा काट दिया गया और 10 किलो 5 किलो पर मुर्गी की तरह जैसे जूते की नोक पर बाजरा दे रहे हैं, ठीक उसी से जूते की नोक पर जो है 5 किलो 10 किलो दे, आओ भिखारी बन के खाओ, यही तो चल रहा है। अच्छा, समाज को जोड़ने के लिए क्या प्लान करना चाहिए, क्योंकि उस समय क्या प्लान हुआ था और अभी अगर जोड़ना हो तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो स्पीड नहीं है, आप अभी कह ही रहे थे। वो स्पीड नहीं, समाज को जोड़ने के लिए एकदम घर द्वार छोड़ करके गांव-गांव जाना पड़ेगा, तैयार करना होगा और हम हर एक ज़िले के अंदर 1-2 लाख आदमी इकट्ठा करेंगे, तभी जाकर के समाज का कुछ भला होगा। अन्यथा पैंट बुशर्ट पहन कर घर में बैठे रहने से कल्याण होने वाला नहीं है। अच्छा, जिस समय आप लोग आंदोलन कर रहे थे कुछ नारे लगाए जा रहे थे, उन नारों का क्या मतलब है, वो कौन से नारे थे, उसके बारे में भी थोड़ा बताओ। उस समय नारे लगा रहे थे जैसे कि ओट हमारा, काशीराम साहब ने उन लगाया नारा, ओट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, तो इसने ईवीएम लाया। फिर कोई नारा चला, जब DS4 था, नारा चला कि बनिया बावन बनिया बावन बनिया छोड़ बाकी सारे DS4, तलक तलाजू तलवार इनको मारो जूते 4। हाँ, ये वाला जो नारा है ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कहाँ पे लगा था और इसका मतलब इसकी वजह क्या थी, ये समझ में नहीं। ये लगा था ज़्यादातर मध्य प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अच्छा। ज़्यादा लगा था, तिलक तराजू और तलवार उनके मारो जूता 4। लेकिन क्या कहते हैं कि मायावती को हाथी को कह रहे हैं ब्राह्मण, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, वही तलक तराजू थे, वही तो नारायण से दे दिए। हमारे छोटे भाई भी जो है अनुसूचित जातियाँ तरह, अरे हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, उनको पलट दिया गया। अभी इसी पर एक और सवाल है, अभी जैसे आपने कहा ये नारा भी लग रहा है, लेकिन इसके साथ बहुजन हिताय बहुजन सिखाए जो स्लोगन था माननीय कांशीराम साहब का, अब बहुजन समाज पार्टी हो गया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? सबसे पहले बुद्धा ने जब हमको निशाचर कहा, राक्षस कहा, असुर कहा, दानव कहा, दैत्य कहा, तो बुद्धा ने कहा कि आप बहुजन हैं, आप बहुजन हैं, सर्वजन नहीं, आप सर्वजनों ने ही आपको ऐसा बनाया, आप बहुजन हैं, न बहुजन जो दैत्य है, न दानव है, निशाचर है, न कोई नहीं, आप बहुजन हैं। तो इसके लिए जो है बाबा साहेब ने, ज्योतिराव फूले ने, छत्रपति साहू जी ने बहुजनों की भलाई किया, सर्वजनों की नहीं, बहुजनों की। लेकिन जब बीएसपी का महासचिव सतीश मिश्रा आए तो उन्होंने जो है नारा लगाया सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय ख़त्म हो गया, नारा भी ख़त्म हो गया, अब सर्वजन सर्वहिताय चल रहा है और उसी को पुष्टि मिल रही है। लेकिन अब इसका कार्ड जो है चंद्रशेखर रावण कर रहा है। देखिए भाई, हम लोग तय किए हैं कि अगर मिश्राम साहब को भी हमको सुजेशन देना पड़े कि आपका बाम सेब जैसे है चल रहा है, वो तो राजनीतिक मंच है नहीं, लेकिन हम लोगों को छोड़िए, हम लोग जो है राजनीति में इसी को सपोर्ट करें अगर सही चल रहा है, अगर आपकी निगाह में। लेकिन जब तक ये बाम सेब को नहीं मानेगा, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे माया हो, जब तक अपने माँ बाप को तुम नहीं मानोगे तो कैसे आंदोलन चलेगा। जैसे मायावती आई, बहुत बढ़िया शासन था, फिर घुस गई, फिर उसी तरह चंद्रशेखर आएगा घुस जाएगा, फायदा क्या नहीं कर रहा।
क्या लग रहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब जिस उद्देश्य से बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किए थे, क्या वो पूरा होते दिख रहा है? नहीं हो रहा है। ऐसा क्या कमी आपको लग रहा है कि जो बदलाव आ रहे हैं, ऐसा और क्या लग रहा है? इसमें बीएसपी जो थी, जो कांशीराम साहब के मरने के बाद जो है, एक ग्रुप रामचल राज भर ले गया, एक ग्रुप राज बहादुर ले गया, एक ग्रुप स्वामी प्रसाद मौर्य ले गया, एक ग्रुप, इसमें भी कई टुकड़े हो गए। तो कैसे वो सपना साकार होगा? अब तो ख़त्म हो चुकी ना, ख़त्म हो चुकी है ना, कई टुकड़े हो गए, ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह से आरपीआई का हसर हुआ, वही हसर जो है बीएसपी का हसर हुआ है। तो कहाँ अपने मंजिल पर पहुंच पा रही है? तो क्या लग रहा है, एक तीसरा विकल्प तैयार करना पड़ेगा? अब देखिए क्या हर समय कुआं खोदा जाएगा, नया कुआं ही खोदा जाएगा भाई। अब देखिए आशा लगाए हैं हमारा बहुजन समाज चंद्रशेखर रावण के ऊपर, और उधर वाम सेब पर तो हमारा मुख्य संगठन ही है। अखिलेश यादव, मायावती और चंद्रशेखर रावण, इन तीनों नेता में से अगर आपको चुनना हो तो कौन लग रहा है कि मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन को सही चंद्रशेखर रावण को चुनेंगे? अच्छा, कांशीराम जी साहब के बारे में जो डेथ की स्टोरी है, उनकी मृत्यु कैसे हुई, अलग लोग अलग अलग कहानियां बताते हैं। आपको क्या लग रहा है, उस समय आप थे तो उसकी क्या वजह रही होगी? देखिए सही चीज़ ये है कि उनको जब मायावती जो है यूपी की मुख्यमंत्री हुई, तो कांशीराम ने सोचा कि चल रहे हैं बंगलौर, और बंगलौर से जो है केंद्र की राजनीति करेंगे, केंद्र की राजनीति करेंगे, यही हम लोगों की बैठकबाजी में होती थी। लेकिन वो उनको बंगलौर में जो है पक्षाघात हो गया। बत्रा हॉस्पिटल जो है अटल बिहारी वाजपेयी की है शायद, उसी में उनको एडमिट कर दिया गया। और ना तो किसी वाम से भी कर्मचारियों से भेंट करने दे रही थी मायावती, ना तो उनके भाई से भेंट करने दे रही थी, ना तो उनके बहन विनीत कौर से भेंट होने कर रही थी। यानी उनको एक तरफ से गुलाम बना रखी थी। तो बेचारे काफ़ी दिन तक रहे। तो भाई सबका मानना है कि उनकी हत्या हुई, क्योंकि हत्या होने के बाद उनकी लाश को, जैसे बाबा साहेब की लाश को सविता जो थी वो कह रही थी कि हम इनकी लाश को जो है बनारस ले जाएंगे, लेकिन उनके साथ सोहनलाल शास्त्री, शंकरानंद शास्त्री और उपशाम गुरु ये कह रहे थे कि हम इस बाबा साहेब की लाश को बम्बई ले जाएंगे। दोनों में खटपट हुआ। सविता ने कहा कि हमारे पास किराया भाड़ा नहीं है, लेकिन सोहनलाल शास्त्री और सब कार्यकर्ता अपने पैसे से बम्बई ले गए, और बॉम्बे में सोहनलाल शास्त्री, शंकरानंद शास्त्री जो है, उनकी अंगुली सा एक बूंद खून नहीं निकालने दिया सविता ने। उसी तरह से मान्यवर कांशीराम साहब की मरने के बाद उनकी लाश पर केवल सोनिया गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी थे। तो इससे क्या साबित होता है, उनकी लाश को उनको परिजन को सौंप देना चाहिए था। लेकिन ये काम नहीं हुआ, तो इसका मतलब उनकी हत्या हुई। अच्छा, हत्या की वजह क्या धर्म परिवर्तन है? क्योंकि धर्मांतरण की बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जब किया, उसके कुछ ही दिनों के बाद उनकी हत्या हुई। बाबा कांशीराम साहब की बाबा वही कांशीराम का तो एक गुप्त एजेंडा था कि पहले हम राजनीतिक मंच तैयार करें, तैयार करने के बाद एक ही साथ में 10 करोड़ को जो है बौद्ध बना दे। तो ये बात तो खटकती है। जिस दिन ये चंद्रशेखर रावण भी करेगा उसके साथ वही करना होगा, क्योंकि ब्राह्मण अपनी व्यवस्था को जल्दी छोड़ेगा नहीं, जल्दी तैयार नहीं छोड़ेगा। अच्छा, ये किस समय की घटना है जब आप मान्यवर कांशीराम साहब के साथ थे? लगभग कब से कब तक रहे? हम मान्यवर कांशीराम के साथ में 79 से लेकर के 88 तक रहे, 9-10 साल तक रहे। बता रहे उनके साथ में 26 जिले में, 69 से 79, 26 जिले में उनका आरक्षण समर्थक रैली बहुत पूरे अपने कमिश्नरी भर में गए।
अच्छा, आरक्षण को लेकर आप क्या सोचते हैं कि लोग ज़्यादातर ये कह देते हैं कि आरक्षण केवल 10 सालों के लिए था, उसको हटा देना चाहिए। 10 सालों के लिए हटा देना चाहिए। सबसे पहले तो राजनीति में हटा देना चाहिए। 10 साल उनके लिए है, न कि हमारे लिए। आरक्षण जो है इस देश की भागीदारी है। इस शासन प्रशासन में हमारी कितनी भागीदारी है, कितनी हिस्सेदारी है, हमारा कितना प्रतिनिधित्व है, ये है आरक्षण, न कि हम भीख मांग रहे हैं। अच्छा, अभी EWS के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो 10% दिया गया था? 10% आरक्षण का एक तो नौकरियों में 3.5% 80% वैसे छाया है, और ऊपर से 10% मायावती दे दिए, तो 90% हो गया। अब 10% में 80 लेगा कि BC लेगा कि माइनॉरिटी लेगा, कौन लेगा? अच्छा, वो पेन वाली कहानी क्या थी? मान्यवर कांशीराम साहब आंदोलन में क्या समझाते थे? मान्यवर कांशीराम साहब आंदोलन में कहते थे कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, ये शूद्र है न। अगर हम मानते हैं कि इसको ऐसे किया जाए बराबर, अगर ब्राह्मण नहीं मानता तो हम इसको उल्टा कर देंगे। तो पेन से समझाते थे, कई जगह उन्होंने बताया कि अगर नहीं मानता तो हम इसको उल्टे कर देंगे। तो इनकी व्यवस्था जो है हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हैं? वो कहती अंगुली पर बताते थे कि इनकी व्यवस्था जो है हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है, हैं? तो इस पर तो चुप। लेकिन उस समय सभी जो है निस्वार्थ भाव से, कर्मचारी जो थे निस्वार्थ भाव से लगे थे और निस्वार्थ भाव से समाज को देख रहे थे। हमको तो वैसा नहीं लगता कि ये लोग जो है, हम अभी समय असमंजस में है कि इसके साथ जुड़ें। इस समय सही चीज़ है। हम 2-4 साल बैठ गए थे, यही मिश्राम इसी ATL कॉलोनी में आए थे, 2 दिन तक रहे थे। तो हम लोगों ने कहा कि अभी तो आंधी के आगे बेनक लागे न, आपकी बातें सत्य है न। अब वो मिश्राम हीरो बने, उनके साथ लग गए। तो वो तो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, कर्मचारियों का संगठन है। ये तो रावण जो है मिश्राम को भी घास नहीं डाल रहा है, तो कैसे डेवलप होगा? अभी मिश्राम साहब से हम लोग क्या कहें या रावण से क्या कहें? तो हम लोगों ने प्रतापगढ़ में यही तय किया है कि भाई ठीक है, हमारे संगठन है बाम सेब, और अपना वोट जो है कीमती, हम यही सोचेंगे कि चलिए भाई इसी को दें। लेकिन जब ये भी कायदे से चलेगा तो देखना है कायदे से। अभी हु हल्ला में थोड़ी कुर्सी निकल जा रही, सीट निकल जा रही है। अच्छा, अभी आपने बताया कि आपने 89 तक काम किया था आंदोलन में, तो उसके बाद छोड़ क्यों दिया, उसका कारण क्या था? उसके बाद छोड़ दिए तो ये बताते हैं कि गोरखपुर में 31 दिसंबर 1987 को जो है वहाँ पर तमकुही मैदान गोरखपुर में हम लोग एक बस ले गए थे, और हम सब साइकिल से भी गए थे। साइकिल से गए थे, 2 दिन लग गया गोरखपुर पहुँचते पहुँचते। इसके बाद में मंच सजा था, मंच पर सारे वक्ता बोल रहे थे, और एक 18 साल का लड़का चमार का साइकिल में झंडी बांध करके आ रहा था। सवर्णों ने उसको मार डाला। और रात में जो है हम लोगों ने कांशीराम से डिस्कशन किया कि आप जो है देखिए, हमारे एक बच्चे को मार दिया गया, आप इनको टिकट दे रहे हैं। इसी खुंदक को लेकर के हम लोगों ने छोड़ दिया। फिर इसके बाद उनको पक्षाघात हो गया, मर भी गए 9 अक्टूबर को। तब से बहुजनों की राजनीति खत्म हो गई। कोई ऐसा महापुरुष देखिए कब निकलता है, रावण निकलता है कि एक इनका भतीजा निकलता है कि अखिलेश भाई निकलते हैं। अखिलेश भी मुँह तोड़ जवाब दे रहे हैं योगी का। लेकिन अखिलेश को जब मुलायम सिंह और मायावती थी तो दोनों को इकट्ठा होने नहीं दिया ब्राह्मणों ने। उसी तरह से अखिलेश और चंद्रशेखर रावण को भी इकट्ठा होने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं कांग्रेस से समझौता कर लीजिए। कांग्रेस से कैसे समझौता कर ले अखिलेश? तो ऐसी कोई यादें हों जो मान्यवर कांशीराम साहब से जुड़ी यादें हैं जो आप लोगों तक शेयर करना चाहें? ऐसी कोई यादें, कोई बातें हो जो आप बताना चाहें? वैसे तो आपने ज़्यादातर बातें बता दी, लेकिन फिर भी अगर कुछ बचा हो तो आप बता सकते हैं। क्या बताएं भाई।